रोटी में तुम्हें कोई आनंद नहीं आ रहा होगा, मगर मेरे पास अभी कुछ और भी नहीं है दोस्त। कोई बात नहीं, मैं जंगल में भटकते हुए बहुत ज्यादा भूखा हो गया था। आपकी ये रोटी भी इस वक्त मेरे लिए अच्छे खाने से कम नहीं है। एक बार की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू बहुत मेहनती आदमी था, मगर किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। पहले बिरजू ने खेती करना शुरू किया और ये उम्मीद लगाई कि उसकी गरीबी कटेगी, मगर फिर तेज बारिश की वजह से खेतों में सारी फसल खराब हो गई। इसके बाद अब बिरजू ने फल तोड़कर बेचना शुरू किया था। एक दिन सुबह सुबह बिरजू ने अपनी पत्नी माधवी से कहा। माधवी, मैं जंगल जा रहा हूँ ताजे फल तोड़ कर लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस बार मेरा काम चल जाएगा। हाँ हाँ, हर बार हम यही उम्मीद तो करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें ही नुकसान हो जाता है। जब आपने मजदूरी शुरू की तो लोगों ने मजदूर रखना ही बंद कर दिया था। हाँ। ओफो, कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोलो। वैसे भी पूरा गांव अब मुझे मनहूस मानने लगा है। मेरी किस्मत खराब है, ये मैं मानता हूँ, मगर मैं जीना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। उफ, आप और आपकी बातें। अच्छा, अब आप जाइए और जल्दी लौटिएगा। और हाँ, मैंने ये 2 रोटी अचार के साथ बांध दी हैं। जंगल में भूख लगे तो खा लेना। हाँ हाँ, लाओ। वहाँ जंगल में तो पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये रोटियां बहुत काम आएंगी। थोड़ा पानी भी दे दो। बिरजू रोटियां और पानी लेकर जंगल निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पेड़ों पर फल लगे हुए थे। चलो, आखिरकार मैं जंगल पहुंच ही गया। मनीष भाई ने सच कहा था, यहाँ तो काफी फल लगे हैं और ये सब कितने रसीले भी दिख रहे हैं। जल्दी से टोकरी में भर के जमा कर लेता हूँ और फिर यहीं से बाजार चलूंगा इन्हें बेचने के लिए। बिरजू यही सब सोचते हुए फल तोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो टोकरी भरकर फल जमा कर लेता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी हवा और हल्की हल्की धूप में बैठकर बिरजू को बड़ा अच्छा लग रहा था। वाह, कितना अच्छा दिन है ये। लगता है इस बार मेरे फल बेचने से फायदा भी होगा और ये काम अच्छे से चल जाएगा। तभी बिरजू को अपने पेट से कुछ आवाज सुनाई देती है। लगता है मेरा पेट अब कुछ खाने को मांग रहा है। चलो कुछ खा लेते हैं। जो माधवी की बांधी हुई 2 रोटियां और अचार निकालकर खाने लगता है कि तभी झाड़ियों में से निकलकर एक बहुत ही सुंदर खरगोश बिरजू के सामने आ जाता है। अरे, मैं तो डर ही गया, लेकिन तुम तो बस एक छोटे से प्यारे से खरगोश हो। खरगोश बिरजू को देखकर उसके पास आ जाता है और बिरजू भी उसे प्यार से सहलाने लगता है। तुम तो बड़े ही प्यारे हो दोस्त। लो, एक रोटी खाओ। तुम भी बड़े भूखे लगते हो। मैं जानता हूँ इस बेस्वाद रोटी में तुम्हें कोई आनंद नहीं आ रहा होगा, मगर मेरे पास अभी कुछ और भी नहीं है दोस्त। कोई बात नहीं, मैं जंगल में भटकते हुए बहुत ज्यादा भूखा हो गया था। आपकी ये रोटी भी इस वक्त मेरे लिए अच्छे खाने से कम नहीं है। क्या सच में? अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलो दोस्त। मैं ये फल बाजार में बेचने जा रहा हूँ। अगर मुझे फायदा हुआ तो मैं तुम्हें वाकई में अच्छा खाना खिलाऊंगा। बिरजू खरगोश को बड़े प्यार से सहलाने लगता है और इसके बाद वो अपनी टोकरी उठाकर बाजार की तरफ चल देता है। खरगोश भी बिरजू के पीछे पीछे आने लगता है। बाजार पहुंचकर बिरजू अपने फल की टोकरी जमीन पर रखकर लोगों को आवाज लगाता है। ले लो, ताजे ताजे रसीले फल ले लो। सीधा जंगल से लेकर आया हूँ, मीठे मीठे फल ले लो। वैसे तो बिरजू के पास ज्यादा लोग नहीं आते थे, मगर आज बिरजू के पास बैठे इतने प्यारे खरगोश को देखकर कई लोग आकर्षित हो जाते हैं और फल लेने आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने आज तक नहीं देखा। भला ये तुम्हारे पास कैसे बिरजू?
ये मेरा नया साथी है। आज ही मुझे जंगल में मिला। बताइए आपको कितने फल दूं? हाँ हाँ, लाओ 2 किलो से दे दो। कई बच्चे भी खरगोश को देखने के लिए बिरजू के फलों के पास भीड़ जमा कर लेते हैं। इसी तरह से बिरजू के सारे फल बिक जाते हैं और उसे वाकई में मुनाफा होता है। ये देखकर बिरजू भी हैरान था। दोस्त, लगता है तुम मेरे लिए शुभ हो। देखो ना, आज मेरे सारे फल कितनी जल्दी बिक गए और मुझे कितना फायदा भी हुआ। फिर बिरजू अपने नए साथी के लिए ताजी गाजर खरीदता है और बाकी बचे हुए पैसे लेकर घर पहुंच जाता है। अरे, आ गए आप। कैसा रहा दिन? कुछ फायदा हुआ या नहीं? हाँ हाँ हाँ, अरे भाग्यवान, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज मुझे फायदा हुआ बहुत सारा। ये लो बचे हुए पैसे। तभी बिरजू के साथ खरगोश को देखकर माधवी चौंक जाती है। अरे, ये खरगोश कहाँ से उठा लाए आप? ये तो मुझे जंगल में मिला था माधवी। देखो ना कितना सुंदर और प्यारा है ये। मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। देखो ना, मैं इसके लिए गाजर भी खरीद के लाया हूँ। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे, जो पैसे मिले उनमें से आधे की तो तुमने इस खरगोश के लिए गाजर खरीद ली। मैं नहीं जानती, अभी के अभी इसे घर से बाहर करो। क्या? मगर माधवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाहर कितना खतरा होता है। किसी जानवर ने इसे कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। अरे, इसकी वजह से ही तो मुझे आज इतना फायदा हुआ है। तुम बावले हो गए हो। भला एक खरगोश से तुम्हें फल बेचने में क्या फायदा हुआ? मैं नहीं जानती। तुम कल जहाँ से इसे लाए हो वहीं छोड़कर आओगे, बस। बिरजू माधवी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर माधवी नहीं मानती। इसलिए बिरजू को भी हार माननी पड़ती है। रात में जब वो खरगोश को गाजर डालने जाता है तो खरगोश से कहता है। प्यारे खरगोश, मुझे माफ करना। कल मुझे तुम्हें जंगल में वापस छोड़ना पड़ेगा। खरगोश ये सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है, मगर वो दोनों और कर भी क्या सकते थे। अगले ही दिन सुबह सुबह जब बिरजू फल तोड़ने जंगल जाता है तो खरगोश भी अपने साथ ले जाता है और उसे वहीं छोड़ देता है। माफ करना दोस्त, मगर हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुमसे मिलने कल जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आऊंगा। और तुम मुझे यहीं मिलना, ठीक है ना? ये कहकर बिरजू खरगोश को वहीं छोड़ देता है और फल तोड़कर बाजार चला जाता है। लेकिन आज बाजार में बिरजू के फल बिल्कुल नहीं बिकते। पहले ही बिरजू खरगोश की चिंता में परेशान था और फिर फल ना बिकने से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। ये क्या? आज तो एक भी फल नहीं बिका। रात भर में ये सब फल खराब भी हो जाएंगे। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। यही सब सोचते हुए बिरजू घर लौट आता है। उसे यूं उदास देखकर और उसकी फलों से भरी टोकरी देखकर माधवी सारी बातें समझ जाती है। हे भगवान, यानी आज फिर एक फल नहीं बिका। ओफो, ये तो बस एक दिन की चांदनी थी और फिर वही फूटी किस्मत। लगता है इस बार भी ये काम नहीं चलने वाला। अच्छा हुआ तुम उस खरगोश को छोड़ आए जंगल में। ऐसे में हम भला उसे कैसे पालते? मगर माधवी, मुझे लगता है कि कल हमें फायदा इसलिए हुआ था क्योंकि वो हमारे साथ था। देखो ना, जैसे ही मैंने उसे वापस छोड़ा मुझे कितना ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कल फिर से कोशिश करना। देखना, कुछ फल तो जरूर बिक ही जाएंगे। माधवी अभी भी खरगोश को वापस लाने के लिए राजी नहीं थी, मगर रात भर में बिरजू को अपने साथी खरगोश की बड़ी चिंता सताती है और उसे हल्की सी भी नींद नहीं आती। वो लेटे लेटे सोचता है। अब तो सुबह भी होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बड़ी चिंता सता रही है मेरे दोस्त की। कहीं जंगल में किसी जानवर ने उस पर हमला ना कर दिया हो। नहीं, चाहे माधवी कितना ही गुस्सा करे, कल मैं उस खरगोश को वापस लेकर ही आऊंगा। हाँ, और उसे घर के पीछे एक डब्बे में छिपा दूंगा। यही करना ठीक रहेगा।
फिर क्या था, अगले दिन फिर से बिरजू टोकरी उठाकर सुबह सुबह जंगल पहुंच जाता है। खरगोश भी उसी जगह पर बिरजू का इंतजार कर रहा था। बिरजू को देखकर खरगोश खुश होकर उसकी तरफ दौड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा और यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम कल बहुत डर गए होगे ना। बिरजू प्यार से खरगोश को सहलाता है और फिर फल तोड़कर बाजार चला जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि आज फिर से लोगों ने बिरजू के फल खरीदने के लिए भीड़ जमा कर ली थी। मेरे दोस्त, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरे भाग्य की चाबी हो। तुम मेरे लिए शुभ हो और अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। खरगोश भी दौड़ दौड़ कर जाता और ग्राहकों को आकर्षित करके बिरजू के पास ले आता। देखते ही देखते बिरजू के सारे फल बिक जाते हैं और उसे दोगुना फायदा होता है। वाह वाह वाह, आज फिर से मुझे कितना फायदा हुआ। इसका सारा श्रेय तो तुम्हें जाता है मेरे साथी। चलो, मैं तुम्हें अभी ताजी ताजी सब्जियां और फल खिलाता हूँ। बिरजू खरगोश को फल खिलाता है और फिर से उसे घर ले आता है। ये क्या, फिर से? माधवी सुनो तो, देखो ना, आज फिर से जब मैं इस खरगोश को अपने साथ बाजार ले गया तो मुझे कितना फायदा हुआ। तुम मानती क्यों नहीं? ये हमारे लिए शुभ है। और अगर अब तुमने इसे घर से भगाने को कहा ना, तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। मैं इसको अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। बिरजू की ऐसी बातें सुनकर माधवी कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में अंदर चली जाती है। फिर क्या था, अगले दिन से बिरजू हर वक्त अपने खरगोश के साथ ही रहने लगता है। वो उसके साथ फल तोड़ने जाता, फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। उसका फल बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता है और समय के साथ खरगोश उसका पक्का साथी बन जाता है। प्यारे साथी, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, सब कुछ अच्छा चलने लगा है। अब तो माधवी भी ये मान गई थी कि बिरजू अपने प्यारे खरगोश के बिना नहीं रह सकता और उसके रहने से सच में उन्हें फायदा होता है। सच कहा आपने, अब तो मुझे भी इसका आंगन में खेलना बड़ा अच्छा लगता है। माधवी और बिरजू अपने घर के आंगन में बैठकर खरगोश से बातें कर रहे थे कि तभी कुछ सैनिक अचानक से उनके घर में आ जाते हैं और एक जाल खरगोश के ऊपर फेंक देते हैं। ये देखकर बिरजू और माधवी चौंक जाते हैं। अरे अरे, कौन है आप? और आपने मेरे खरगोश पे ये जाल क्यों डाला है? ध्यान से देखिए, ये तो राजमहल के सैनिक लगते हैं। सुनो बेवकूफ आदमी, ये एक शाही खरगोश है और हम इसे पूरे 1 महीने से खोज रहे थे। तुम ही हो वो जिसने इसे महल से चुराया था। जल्दी से उसे पकड़ लो। और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। एक सैनिक खरगोश को जाल सहित उठा लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। मगर ये सब होते हुए देखकर माधवी बहुत घबरा जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है सब कुछ? छोड़ दो उन दोनों को, कहाँ ले जा रहे हो? हमने इस खरगोश को नहीं चुराया था, ये तो हमें खुद मिला था। हाँ हाँ, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो सैनिक बिरजू और माधवी की एक भी बात नहीं सुनते और बिरजू और खरगोश को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। महल पहुंचकर सैनिक बिरजू और जाल में बंद खरगोश को महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, तो यही है वो शातिर चोर जिसने राजकुमारी प्रिया का शाही खरगोश चुराया। जी महाराज, हमने इस खरगोश को गांव में पकड़ा। ये इसी आदमी के घर में था। गांव वालों ने भी खरगोश को इसके साथ कई बार बाजार में देखा है। नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया। ये मेरा ही खरगोश है। मुझे ये जंगल में मिला था। आप मेरा यकीन मानिए। हर चोर यही कहता है। जाओ सैनिकों, इस चोर को कारागार में डाल दो। सैनिक ऐसा ही करते हैं और बिरजू को कारागार में डाल देते हैं। ये सब होता हुआ देखकर खरगोश भी बहुत दुखी होता है। फिर महाराज खरगोश को राजकुमारी प्रिया के पास ले जाते हैं। राजकुमारी, देखिए, हम आपका खरगोश वापस ले आए हैं।
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। असल में राजकुमारी प्रिया को वो खरगोश उनके 15वें जन्मदिन पर दिया गया था और पिछले 3 सालों से वो उनके पास था। लेकिन जब वो चोरी हुआ तब राजकुमारी को बहुत दुख हुआ था और वो बीमार रहने लगी। इसी वजह से महाराज के सैनिक सब जगह उस खरगोश को ढूंढ रहे थे। पिताजी, आपको तो यकीन नहीं होगा कि मैं अपने प्यारे खरगोश को देखकर कितनी खुश हूँ। लेकिन ये क्या, आपने इसे जाल में क्यों कैद किया? इसे बाहर निकालिए ना। देखिए, नुकीले जाल की वजह से मेरे प्यारे खरगोश को कितनी चोटें आई हैं। अरे हाँ हाँ, लीजिए, मैं अभी इसे जाल से निकाल देता हूँ। खरगोश के वापस महल लौटकर आने से राजकुमारी प्रिया की तबीयत सुधरने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि खरगोश के मन में क्या है। मेरे प्यारे खरगोश, ये लो, खाना खा लो। राजकुमारी की कई बार कोशिश करने के बावजूद खरगोश खाना नहीं खाता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत चिंतित हो जाती है। पिताजी, देखिए ना, 2 दिन बीत गए और मेरे खरगोश ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया। जैसे इसे मौका मिलता है, ये बस बाहर भागने की कोशिश करता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी। मैं इसके लिए किसी बड़े जानवर के वैद्य को बुलाता हूँ। शायद वो ही बता सके कि समस्या क्या है। महाराज कई वैद्यों को बुलाते हैं और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, मगर खरगोश खाना खाना छोड़ देता है और किसी भी वैद्य की समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पिताजी, अब हम क्या करें? अगर ये खाना नहीं खाएगा, ठीक से पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा और फिर मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी? महाराज भी इस बात से चिंतित थे, लेकिन तभी वैद्य कहते हैं। ये बार बार बाहर भागने की कोशिश करता है, तो क्यों ना आप लोग एक बार इसे बाहर जाने दें। हम देखते हैं कि आखिर ये कहाँ जाएगा। राजकुमारी और महाराज को वैद्य का ये सुझाव अच्छा लगता है और वो लोग खरगोश को छोड़ देते हैं। खरगोश कमजोरी की हालत में धीमे धीमे आगे बढ़ता है और सीधा कारागार की तरफ बढ़ जाता है। ये क्या पिताजी? ये तो कारागार की तरफ जा रहा है, मगर क्यों? ये तो हमें अभी पता चल जाएगा राजकुमारी, चलिए। महाराज और राजकुमारी खरगोश का पीछा करते हैं और खरगोश कारागार की तरफ बढ़ता है। वहां मौजूद सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर महाराज के इशारे पर वो उसे आगे जाने देते हैं। खरगोश सीधा उस कारागार की तरफ जाता है जिसके अंदर बिरजू कैद था। खरगोश को कारागार के बाहर खड़ा देखकर बिरजू चौंक जाता है। मेरे प्यारे साथी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कितना याद किया, पता है? और तुम कितने कमजोर हो गए हो। जी तो चाहा कि तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर तुम्हें खिलाऊं और प्यार करूं, मगर देखो मैं मजबूर हूँ। ये सब कहते हुए बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कारागार से हाथ निकालकर अपने प्यारे साथी खरगोश को सहलाने लगता है। और अब तो खरगोश की भी आंखों में आंसू थे। ये नजारा देखकर महाराज और राजकुमारी दोनों चौंक जाते हैं। नहीं, ये आदमी चोर नहीं हो सकता। सैनिकों, अभी के अभी इसे आजाद करो और बाइज्जत सभा में लेकर आओ। फिर सैनिक ऐसा ही करते हैं। वो बिरजू और खरगोश को लेकर सभा में पहुंचते हैं और अब राजकुमारी भी वहां मौजूद थी। क्या हुआ महाराज? अब आपने मुझे क्यों याद किया है? मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक चोर नहीं थे और अब मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहता हूँ। महाराज, मुझे ये खरगोश जंगल में मिला था और वहीं से हमारी गहरी मित्रता हो गई। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के असली साथी हैं। ये तो हमने देख लिया। वाकई में ये खरगोश आपके बिना नहीं रह सकता, मगर हमें भी ये बहुत प्रिय है। अब आप ही बताइए, हम इसे आपके साथ कैसे जाने दें? बिरजू ये सुनकर कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी महाराज कहते हैं। अगर मैं आपको महाराज का मंत्री बना दूं, तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे?
आप अपने परिवार के साथ महल में ही रह सकते हैं और इसी बहाने हमारा खरगोश भी साथ रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। मेरी पत्नी भी ये सुनकर बहुत खुश होगी। लेकिन तभी पीछे से कुछ सैनिक बिरजू की पत्नी माधवी को महल में ले आते हैं। माधवी, तुम यहाँ? माधवी बिरजू को देखकर दौड़कर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। महाराज, पिछले 10 दिनों से ये रोज महल के बाहर आकर अपने पति से मिलने का इंतजार करती थी। आज भी आई थी और जब हमें पता चला कि आपने बिरजू को आजाद कर दिया तो हम इसे अंदर महल में ले आए। महाराज को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो माफी मांगते हुए बिरजू और माधवी से कहते हैं, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलतफहमी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन हम गलती का प्रायश्चित करेंगे। आप दोनों यहीं रहिएगा, इसी महल में। फिर बिरजू और माधवी भी महाराज को माफ कर देते हैं और बिरजू अपने साथी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। राजकुमारी रत्ना एक बार फिर उसी नदी के किनारे बैठी होती है जहां उसने पहली बार नजर से मुलाकात की थी। वह जिन्न को याद करती है और पछताती है। नजर, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था। राजकुमारी परेशान होकर एक जंगल में रहने वाले ऋषि के पास जाती है। महाराज, मुझे लगता है कि मैंने जिन्न के साथ गलत किया। मैंने उसे कैद करवाकर उसकी आजादी छीन ली। क्या उसे आजाद किया जा सकता है? हाँ, यह संभव है, लेकिन तुम्हें उसके